कैसे मैनेज किया दोनों पेपर्स को आपने स्पेशली, अदरवाइज क्रोनोलॉजिकली जो क्वेश्चंस होते हैं हम्म। उनको कैसे आप लोगों ने आपने डील किया था? सबसे ज्यादा जो मुझे कमेंट्स एंड मैसेजेस आते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी के लिए सर क्या करें, आएंगे वो उनको लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार जेआरएफ वाले तो अलग बंदे होते हैं, तो आप कुछ अलग थी क्या? मतलब समाज से अलग रहती हो क्या आप, सोसाइटी से? नहीं 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 सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जेआरएफ हुआ, कितने मार्क्स थे आपके? सर मेरे 222 मार्क्स थे। आई थिंक हम लोगों की बात भी हुई थी, है ना? 222 को हाँ लेकर के। यस सर। हाँ, यस सर। सही है। तो सबसे पहले आपको आपने किसको बताया था अपने मार्क्स के बारे में कि मेरा जेआरएफ हो गया? सर मेरी मॉम को ही, मेरी मदर ही मेरे साथ कैलकुलेट ही कर रही थी कैलकुलेट जब जो कर हमने रही थी साथ वही ही के, में। हाँ। ये भी सही हो तो गया वो भी सही हो गया। हाँ हाँ। तो साथ ही में पता लगा हम लोगों को, फिर मेरे फादर को बताया, फिर बाकी फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, फिर अब आपको भी। वन ऑफ द इनिशियल मैसेजेस आपको ही था। बिल्कुल आई बिल्कुल। रिमेम्बर। अभी तो मम्मी पापा खुश होंगे आपके जेआरएफ को हाँ सुन के, हाँ एंड सर। बताने में भी अच्छा लगता है कि हाँ प्रियंका का जेआरएफ हो गया। हाँ सर, वही अभी धीरे धीरे सारे एक्सटेंडेड फैमिली को वो लोग एकदम एक्साइटेड हो के बताते रहते हैं। तो हाँ अच्छा सही, लगता है देख के ऐसे। सही बात। तो सबसे पहले प्रियंका आप ये बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये अ, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था यूजीसी नेट का। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ हाँ, मैंने जून में एक और अटेम्प्ट दिया था, पिछले 25 के जून में, एंड देन दिस वाज दिसंबर 25। सेकंड अटेम्प्ट। तो आप कहाँ से हो प्रियंका, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं एक्चुअली बिहार से हेल करती हूँ, बट आई हैव लिव्ड इन डिफरेंट सिटीज, जैसे मुंबई में एंड फिर दिल्ली में। बट आई बिलोंग टू बिहार। अच्छा, आप वैसे बिहार से बिलोंग करते हो। यस सर। बिहार में कहाँ से? बिहार में सर दरभंगा से। अच्छा, दरभंगा से। बहुत बढ़िया। तो आपने कभी सोचा था ऐसे करके कि आपके 222 नंबर आएंगे एंड आप जेआरएफ कर जाओगे? कोई टारगेट जैसे होता नहीं कि मैं यार 200 या 205 के लगभग नंबर आ जाए मेरा हो जाएगा, 222 सोचा था क्या कभी? नहीं सर, वही जैसे आपने बोला, मैं 200 प्लस इतना ही हाँ, इतना एम लेके चलते करके हैं, हाँ, थी हमारा कि इतना आ हाँ। जाए उससे हो जाएगा। हाँ हाँ, कि ऐसे हमारी मोस्टली हिस्ट्री की कट ऑफ भी 204 208 इसके ही हाँ, अराउंड रहती थी, तो फिर लगता था कि शायद वो टच हो जाए या फिर थोड़ा सा मार्जिन ऊपर हो जाए उससे। बट इतना मार्जिन रहेगा, बट इस बार कट ऑफ भी हमारी थोड़ी वो भी ऊपर चली सही। गई है। हम्म। तो इतना तो नहीं पता था, बट हो गया फिर। अच्छा, बढ़िया। लेकिन स्कोर आपका अच्छा था एंड मुझे भी देख के उस चीज़ का खुशी हुई कि हाँ इतना स्कोर कट ऑफ से भी काफ़ी ऊपर जो मार्क्स हैं आपने अचीव किए थे। तो आपने बताया कि यस। आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था, है ना? तो पहला वाला अटेम्प्ट था वो आपका फेल, नेट हुआ था उसमें या फिर नेट भी नहीं हुआ था? नहीं, उसमें सर ओनली पीएचडी ओनली वाली जो कट ऑफ होती है वो हाँ मेरी हाँ। क्लियर हुई थी बस, फिर एंड इट वाज। यस डायरेक्ट, सर। डायरेक्ट जेआरएफ। हाँ हाँ, फिर अभी ये सेकेंड टाइम जेआरएफ ही हुआ है। उस हम्म। टाइम पे थोड़ा बिल्कुल ऐसे ब्लैंक प्रिपरेशन ही थी, आई वाज जस्ट गोइंग इन कि मैं देखूं एक बार पेपर कैसे होता है, और कैसे वहाँ का रियल ये है ऐसे। सो उसमें इतना स्टडीज पे नहीं था बैकअप। बट अभी पूरा पढ़ के पूरा अच्छे से ये करके फिर मैंने दिया पेपर। बढ़िया गया, अच्छा है। तो आप उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, जैसे कुछ लोग अपने फैमिली में हैं जो कि हमारी हिस्ट्री स्कॉलर फैमिली में एंड अदर यूट्यूब फैमिली में भी हैं, तो जो लोग हाउस वाइफ हैं, है ना, या फिर जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो जॉब करते हैं, तो वो लोग अपना टाइम मैनेज कैसे करें? आई थिंक जैसे उनका टाइम जॉब होता है 9 to 5, है ना, तो वो लोग कैसे टाइम मैनेज करें तो अपना जो है जो जेआरएफ कर पाए, तो क्या करना चाहिए उन्हें? सर आई थिंक जिन लोग को ऐसे टाइम कंस्ट्रेन है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सोर्स अपना एकदम उनको ढंग से पता लग जाए, बिकॉज दे कैन नॉट गो इनटू रीडिंग मल्टीपल बुक्स और फिर उसका नोट्स बनाना, फिर वो करना, उतना टाइम वो लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो हम्म। इसीलिए अगर उनके पास एक स्पेसिफिक पीपीटीज कोई उनको अच्छे मिल जाए, कोई पीडीएफ उनको अच्छे मिल जाए, तो वो डायरेक्ट उस पर ही रिलाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए भी उनको फिर वही एक ब्रैकेट मॉर्निंग का लेना पड़ेगा, एक ब्रैकेट इवनिंग का लेना पड़ेगा, अगर वो थ्रू आउट द डे बिजी हैं जैसे। हम्म। तो जैसे सुबह उठने से पहले 2 घंटे और जल्दी उठ के सुबह में 2 घंटे का एक शेड्यूल हो गया, फिर उसके बाद शाम को और एक 3 घंटे 4 घंटे का शेड्यूल हो गया। तो एवरी डे 5 6 आवर्स तो इसके लिए आई थिंक रिक्वायर्ड है ही। हाँ, देने चाहिए वही 5-6 घंटे, मैं हाँ बताता हूँ उतना होना चाहिए। और अच्छी हाँ। प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है आपको 18 घंटे देने हैं कुछ भी। तो वो चीज़ ठीक है। तो आपने नोट्स बनाए थे प्रियंका? नोट्स बनाए थे या फिर नहीं पीडीएफ्स सर। वगैरह प्रिंट करा के उन्हीं को हाईलाइट किया था, जैसे जो भी चीज़ करी थी?
नहीं सर, मैं नहीं नोट्स बना पाई थी, मेरे पास भी वही टाइम कंस्ट्रेंट था, मैं काफी लेट आई थी इस प्रिपरेशन में, तो उसका इतना बुक्स पढ़ना ये सब का मेरे पास नहीं था। मैंने डायरेक्टली जो आपके ये जो पीपीटीज थे, दोज वर दी ओनली सोर्स जो मैंने रीड करा, उसको ही मैंने 2 बार 3 बार रीड कर लिया अराउंड। हम्म। एंड वो फिर रिटेन हो गया उसमें भी। ऑब्वियसली जो हाईलाइटेड और ये सब पार्ट हाँ, होता है, मतलब जैसे अभी मैंने जो फर्स्ट रीडिंग करी है, तो उसी टाइम पे ही सेकंड रीडिंग कर ली, तो सेकेंड रीडिंग फास्ट भी हो जाती है और ऐसे मेंटली आपको वो और सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड हो जाता तो है। याद याद रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो हाँ। इसी ऐसे ही 2 रीडिंग करके ही मूव फॉरवर्ड करा सिलेबस में। हम्म। तो आपने नोट्स नहीं बनाए, पीडीएफ में ही हाईलाइट किया था, है ना? तो जो यस लोग सर। नोट्स नहीं बना पाते, जिनके पास टाइम नहीं है, वो पीडीएफ को ही ले सकते हैं प्रिंट करके, एंड उसमें हाईलाइट करेंगे तो वो उसी को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करेंगे तो उनका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, है ना? हाँ हाँ, सही। यस सर, डेफिनेटली। तो आपने उनमें क्विक नोट्स बनाए थे क्या कुछ, या वो भी पीडीएफ से ही काम किया था? सर एज सच पूरे पूरे चैप्टर के क्विक नोट्स तो मैं नहीं बना पाती थी, बट जैसे एक मिस्टेक्स नोटबुक होती है, जैसे आप कोई टेस्ट दो तो उसमें जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उसका आंसर लिख के वो मैं अपने हैंडराइटिंग में कुछ भी छोटे छोटे मतलब बस डायरेक्ट आंसर लिख के, वो एक आई वुड से समवॉट क्विक नोट्स था, बिकॉज वो मैं फिर लास्ट तक उसको रिवाइज करती थी। हम्म। तो पूरा सिलेबस का कंसाइज करने के बजाय, जो चीज आपको जिसमें दिक्कत है, जो आप आंसर रॉन्ग कर रहे हो, जो क्वेश्चन उसका गलत है। अगर कुछ हो, हाँ हाँ, तो वहां पे मतलब कुछ गैप है, वो आपको नहीं डिटेन रह पा रहा है, तो वो एक जगह अगर लिख लिया तो वही एक क्विक नोट्स सॉर्ट ऑफ हो गया ऐसा। वही मैं बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपसे गलत होते हैं ना, आप उन्हीं क्वेश्चंस को तुरंत देखो एंड उन चीजों को अलग से लिखो, क्योंकि उन चीजों में आप वीक हो, उनके क्वेश्चंस आप नहीं निकाल हाँ। पा रहे हो। अगर उन्हीं चीजों को आप रिवाइज करोगे तो वो भी चीजें जो वीक पॉइंट है वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे, है ना? यस सर। अच्छा, आपने कैसे मैनेज किया दोनों पेपर्स को, आपने स्पेशली पेपर वन पेपर टू? सर मैंने वही पेपर 2 को ही ज्यादा प्राइम फोकस दिया था, क्योंकि पेपर 1 में अगेन जो ऐसे टॉपिक्स हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, उनका मुझे कोई ऐसे कंक्रीट सोर्स मिल नहीं पाया था, तो मैं उनके लिए फॉर दोज टॉपिक्स मैंने पीवाईक्यूज पे ही रिलाई किया फुल ऑन। एंड जो फिर मैथ्स और इस तरह के टॉपिक हो गए, उनके लिए मेरा जैसे यूपीएससी का जो बैकग्राउंड है, तो उसके ऊपर ही मैंने ये किया। बाकी मैंने पेपर 2 को ही मोस्टली इस लास्ट मंथ में, और लास्ट जो आता है लास्ट लेग ऑफ द प्रिपरेशन, उसमें हाँ, पूरा पेपर 2 पे ही फोकस था पेपर मेरा। टू पे किया था। अच्छा, पेपर वन हाँ। के लिए कोई बुक या कोई चैनल आपने फॉलो किया, कोई टीचर स्पेसिफिक हो पेपर नो वन के लिए सर। कोई किया हो? नो सर, मैंने नहीं कोई स्पेसिफिकली, मैंने बस वही पीवाईक्यूज ही देखे उसके, एंड पीवाईक्यूज से जो मेरे को मॉडल आंसर से जो एक्स्ट्रा मिल गया उसका कंटेंट। जो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन जो मिलता है उसका। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने यूज अच्छा, किया कौन है। सा फॉलो किया था आपने पीवाईक्यूज के लिए? सर मैंने फिजिक्स वाला का लिया था, और एक टेस्ट सीरीज का ये बंडल कह सकते हैं वो, तो उसमें ही आ जाते थे मॉडल आंसर्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, फिजिक्स वाला का आता था। पेपर वन के पीवाईक्यूज के लिए उसको कोई भी ले सकता है पढ़ने के लिए, है ना? एक्सप्लेनेशन सही है उसका। यस सम, मेरे लिए तो आई वुड से इनफ था, बट अभी वही है कि कुछ लोग अगर थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा हाँ। इसमें दे आर हाँ, उनके सीकिंग, लिए तो फिर वो फिर बुक्स वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, हाँ। अदरवाइज पीवाईक्यूज यस। के लिए वो चीज फॉलो करेंगे तो अच्छा है। ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसा नहीं है हम उसका प्रमोशन कर रहे नहीं हैं, नहीं सर। बट जो हाँ। जेन्युइन चीज है वो बताना चाह रहे हैं कि आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके। तो रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह पे आपने ज्यादा कुछ फोकस किया नहीं था, सिर्फ पीवाईक्यूज से उसको कवर पीवाईक्यूज। कर लिया, क्योंकि पीवाईक्यू आप ऐसा होता है, पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लगभग लगभग उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस दोबारा से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ लेता है, बस इतना अंतर होता है। हाँ। यस सर, एंड आई वुड आल्सो से कि अगर आप बहुत मॉक टेस्ट और ये सब दोगे तो आपको एक सेंस ऑफ आंसरिंग भी आ जाएगा। हाँ, सेंस ऑफ आंसर आ पीवाईक्यू जाता है। से रिलेटेड वो तो हो जाएगा अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, बट आप अगर मल्टीपल टाइम ये कर रहे हो, तो आप लैंग्वेज देखकर, ये देख के, इवन इफ आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता है, मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता थे रिसर्च और ये वाले टॉपिक्स के, हम्म। बट आई कुड आंसर देम, क्योंकि वही वो सिंपल लैंग्वेज से और ये सब चीजों को नोटिस करके, बट उसके लिए बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और वो सब रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है, क्योंकि वही चीजें फिर आपका दिमाग उसको लेगा ना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, पेपर वन में आपने मैथ किया था? मैथ, क्योंकि सब लोगों को सर। मैथ से डर लगता है, मैथ्स नहीं आना चाहिए।
नहीं सर, मैंने तो मैथ्स के करे थे क्वेश्चंस अटेम्प्ट। मैंने ऑलमोस्ट मैंने तो सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे ही थे पेपर में। क्वेश्चन तो तो सारे ही अटेम्प्ट करने चाहिए। आई मीन हाँ। प्रिपरेशन के लिए, जैसे मैथ्स, मैथ्स की प्रिपरेशन कहाँ से करी थी? उसको छोड़ सकते हैं क्या, उस मैथ वाले सेक्शन को? नहीं सर, आई वुड नॉट सजेस्ट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे पेपर वन के टॉपिक्स हैं, रिसर्च और टीचिंग और कंप्यूटर, ये सब थोड़े से वेरी कर सकते हैं। मतलब इनमें यू कैन नॉट प्रिपेयर इनफ, कुछ भी और भी कुछ अलग हो सकता है जो पूछ भी आ लें वो सकता है। लोग। बट मैथ्स और ये सब क्या है, ये सब थोड़ा सा ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। अगर आप थोड़ा डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ के जाएं, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, तो वो पक्का ही बन जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही हायर लेवल पूछ लिया तो नहीं बन रहा, बट हाँ, मतलब जैसे बेसिक आपको पता जेआरएफ होना मेंस। चाहिए मैथ में, जैसे हाँ। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, है ना? यस सर। और पोर्ट स्ट्रीम वगैरह, ट्रेन, और वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे चीजें कवर होनी चाहिए बेसिक्स में, ताकि आप मैथ्स में 5 में से 3 नंबर कर पाओ, है ना? कर पाए, तीन यस सर। क्वेश्चंस वो कर पाओ। फिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दूसरे सब सेक्शन में तो क्या पता कटे ही मार्क्स, जो हाँ, ये टीचिंग और रिसर्च ये सब है। तो फिर सही बात। यहाँ पर एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, ऐसा रहना हम्म, चाहिए। सही है। और पेपर वन में कितना स्कोर था आपका? पेपर वन में? तो मेरे 39 क्वेश्चंस राइट थे। अच्छा स्कोर था 39, अच्छा स्कोर है। बेकार स्कोर नहीं है 39। चलिए। थैंक यू सर। तो जैसे अभी अगर मैं बात करूं, तो अभी कोई स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं जून एग्जाम के लिए, तो उसको क्या टारगेट रखना चाहिए? आई मीन पेपर वन में कितना एंड पेपर टू में कितने मार्क्स उसको लेके चलने चाहिए? जैसे आपके 39 मार्क्स क्वेश्चन सही थे, तो उसको अराउंड 30-35 कितने मार्क्स होने चाहिए आपके हिसाब से? पेपर टू में कितने लेके चलना चाहिए उसको टारगेट, कि मेरा इतना होना चाहिए, और उसके हिसाब से हो जाएगा? सर आई थिंक 30+ इज अ गुड स्कोर। अगर 30+ भी जा रहा है तो फिर मेरे 39 आ गए, बट मेरा मेंटल टारगेट 30+ का ही था। तो हम्म। अगर उतने लेवल तक सारे सेक्शंस को मिला के अगर आ रहा है, तो फिर दैट इज अ डिसेंट स्कोर अकॉर्डिंग टू मी। पेपर टू मैं जो लेके चलता हूँ ना, पेपर टू में मैं समझता हूँ 70+, 75+ नंबर अगर ले रहा है, 75+, तो उसका हम्म। अच्छा स्कोर है। क्योंकि देखो पेपर का कट ऑफ की बात करें, तो वो तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है। मैंने कई कई कट ऑफ देखी हैं जो कि 160-150 पे भी पास हो जाते हैं नेट वाले, है ना? जे और जनरल में लगभग 180 पे भी जेआरएफ हो जाते हैं। कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर के लेवल पर डिपेंड हाँ करता है हाँ। सारी चीजें, है ना? तो उसको टारगेट देखते हुए तो मैं जो मिनिमम चलना चाहिए वो यही चलना चाहिए कि अप्रोक्स 75 से प्लस नंबर क्वेश्चंस हम्म। सही होने ओके चाहिए सर। पेपर टू में, तो वो अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी पेपर का लेवल अगर अच्छा होगा, तो आप स्कोर बढ़ा भी दोगे, 75 के 80 भी कर दोगे, है ना? यस वो सर। चीज तो होनी चाहिए। तो पेपर टू में जैसे आप स्टडी करते थे, तो आपको जो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इवेंट्स आते हैं, डेट्स जो है पूछी जाती हैं, अदरवाइज क्रोनोलॉजिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। उनको कैसे आप लोगों ने आपने डील किया था? ईयर्स को कैसे याद रखा? क्रोनोलॉजी कैसे लगाई उनकी? सब ये डेट्स याद करने के लिए मेरे को एक मेरे टीचर थे, हिमांशु खत्री सर। उन्होंने बहुत अच्छा एक वो फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ बताया था कि आप जो भी कोई भी इवेंट जब भी बोलो या लिखो या कहीं भी मेंशन करो, तो राइट देयर डेट अकॉर्डिंग टू अलोंग विद इट। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो हम कभी भी नहीं भूल सकते कि रिवोल्ट 1857 में हुआ था, बिकॉज उसका नाम ही हम लोग रिवोल्ट ऑफ ईयर 1857 के बोलते साथ हैं। लेके चलते हैं। हाँ, तो ऐसे जो भी इवेंट आप पढ़ रहे हैं उसका, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, कैबिनेट मिशन 1946, तो वो आप वैसे ही याद करें, वैसे ही लिखें, वैसे ही रिवाइज करें। तो अगर आप इसको साथ में क्लब करके रखेंगे, तो फिर वो ईयर फिर आपको कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉर हिस्ट्री आई ऑलवेज रिलाई ऑन दिस दिस ट्रिक। जब भी मुझे कोई भी जो भी ईयर, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में याद करना होता है उसके लिए। एंड अगर आपको वही अगेन ईयर्स याद हैं, तो इवेंट्स फिर जो क्रोनोलॉजी होती है, जैसे ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, और कौन सा ट्राइबल मूवमेंट का सीक्वेंस क्या अब है, तो वो एक एक उसके याद आ जाते हैं। तो फिर वहां से इवेंट भी आपको मुश्किल नहीं हम्म, होगी निकालने में। हाँ सेम होता है। उसको याद रखने का फॉर्मूला ही यही होता है कि आप जब उसको याद करो, तो नाम रिवॉल्ट का पहले, उसके बाद उसकी ईयर, हम्म। रिवॉल्ट एंड ईयर जब याद करो ना, तो उस हिसाब को याद करो, ताकि आप जब रिवॉल्ट को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो ईयर के नंबर्स भी आएंगे, है ना? आएंगे, यस याद सर। आता है वो चीज कि हाँ यार, ये ईयर इस समय थी। ये अगर आप एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कर पाओगे, तो आपको डेकेड याद आएगा कि वो इस हाँ। डेकेड में था, है ना? क्रोनोलॉजिकली उसको आइडिया लग जाता है कि ये पहले था, ये बाद में था, ये पहले था, है ना? तो यस आ, सर। अच्छा था। एग्जैक्टली। ये ट्रिक होती है, जेन्युइनली सभी लोग सुन लेंगे इसको। ये ट्रिक होती हाँ। है कि आप साथ में अगर ईयर्स को लेके चलते हैं, तो वो याद रहते हैं।
अच्छा, अगर कोई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में जैसे हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ यार मैं निकाल दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको देखा नहीं होता है। और फिर एक दो महीने बाद जब पढ़ाई करते करते इतना पक जाते हैं, तो फिर वो मोटिवेशन चला जाता है लास्ट के टाइम पे। तो वो मोटिवेट दोबारा से रिमोटिवेट करने के लिए क्या कोई किया आपने, कि कैसे मोटिवेटेड तो रही आप पूरे 6 महीने की प्रिपरेशन में? तो वही है कि मोटिवेशन तो इवेंचुअली आई न्यू कि इट विल फेज आउट, और वो एक परमानेंट चीज तो है ही नहीं। तो मैंने एट द एंड उसको चेज करने के और उसको कि नहीं मैं कांस्टेंट मोटिवेटेड रहूं, मैंने उसको जाने ही दिया। एंड इंस्टेड जो आपका एक रूटीन बन जाता है, जो एक कंसिस्टेंसी वाली चीज हो जाती है, आप उसको ज्यादा फॉलो करें। कि ठीक है, अभी आज मैं उठी और आज मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे से ज्यादा पढ़ने होगा, एंड मुझे नहीं लग रहा है कि अरे इतना जेआरएफ और इतना टफ, इतना हाई हाँ, स्कोर ऐसा कर लगता है पाता ना। आएगा कि नहीं। बट स्टिल उस टाइम पे भी अभी वो सब थॉट्स साइड में रख के मैं बस यही फोकस करती थी कि मैं फिर भी पढ़ूंगी, अगर मेरा ये ब्रैकेट ऑफ टाइम है तो फिर आई विल यूटिलाइज इट, और फिर वो वहां पे वो यूज होगा पढ़ने के लिए ही। इंस्टेड ऑफ कि नहीं मैं एकदम मोटिवेटेड हूँ कि हाँ मैं तो क्रैक कर ही रही हूँ, उतना उसके बियॉन्ड जाके जो अगर आप डिसिप्लिन उसमें है, उसको इंस्टेड ज्यादा चेज करना चाहिए। जो डिसिप्लिन और एक डिटर्मिनेशन होता है एवरीडे का, वो वो दैट इज अ कांस्टेंट थिंग, वो नहीं आपको बिट्रे कर देगा। बट मोटिवेशन तो वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो जाएगी ही जाएगी। सो जाती है। अच्छा, हाँ। मैं ये चीज भी दिखाना चाह रहा था इस अपनी बातचीत के जरिए, कि जैसे जो बंदों के दिमाग में वो चीज रहती है कि यार जेआरएफ के लिए तो बहुत मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि जिन लोगों का पीएचडी ओनली हो रहा है, ठीक है, उनके हम्म। मार्क्स को देखें एंड जेआरएफ वालों के मार्क्स को देख के बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और जो पीएचडी ओनली वाले हैं वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं कि यार हमसे यही मार्क्स नहीं आ पाए, तो हम जेआरएफ को कैसे कर पाएंगे। वो उनको लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार जेआरएफ वाले तो अलग बंदे होते हैं। तो आप कुछ अलग थी क्या, मतलब समाज से अलग रहती हो क्या आप, सोसाइटी से? नहीं 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 सर, बिल्कुल ही मेरा खुद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में बस पीएचडी ओनली ही हाँ, तो था, मैं तो वही फिर चीज प्रूव करना चाह रहा हूँ कि वो लोग अलग नहीं होते हैं जो लोग जेआरएफ करते हैं। हाँ, नहीं सर वो नहीं है, वही बस जो मैंने लास्ट आंसर में बताया कि सिर्फ डिसिप्लिन और एवरीडे रूटीन, जब आपको हाँ, नहीं भी मन कर रहा है, जब आप डीमोटिवेटेड भी हो, स्पेशली जब आप डीमोटिवेटेड हो, जब आप मोटिवेटेड हो तब तो आप 8-10 घंटे भी पढ़ तब लोगे तो आप आराम से। पढ़ोगे एंड आपको इंटरेस्ट भी हाँ आता है। ये भी होता है, आप अगर पढ़ने हाँ बैठ गए एंड आप उस स्टोरी को फील करने लग गए, तो फिर ऐसा लगता है कि अब हाँ। कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मेरी समझ में आ रहा है। यस यस सर, बट जब आप स्पेशली डीमोटिवेटेड हो गए और ये हो गया, तब भी आई वुड से आप अपना रूटीन नहीं छोड़ें, आप अपना जो डेली का आपने टारगेट प्लान किया है वो उस पे, बस उस पे ही स्टिक करें। एंड वो कहते हैं ना, टेक वन डे एट अ टाइम। कि बस आज मुझे ठीक है, अब वो जेआरएफ का कट ऑफ, पीएचडी का कट ऑफ, वो सब तो उसको बात की उसको छोड़ो। चीज है। आज मुझे बस ये एक मौर्य एम्पायर वाला बस एक ये इतना टॉपिक करके सोना है। और तो अच्छे बस तरीके से। उतना। यस सर, बस उतना एक एक ये चीज होती है कि आप अपने ऐसे कंपटीशन के उसमें यू शुड नॉट सीक टू फाइट योर डीमंस, यू शुड राइज अबव देम। क्योंकि ये डीमंस तो रहेंगे ही, ये वाली क्वेश्चंस और ये वाला अनसर्टेनिटी, डाउटफुलनेस रहेगी रहेगी। तो उसको सॉर्ट ऑफ एकदम की नहीं मैं तो एकदम उसको हरा के एकदम मोटिवेटेड हो जाऊं और एकदम ये हो जाऊं, उससे ज्यादा बेटर है आप उनको छोड़ दो वो थॉट्स, एंड अपने पढ़ाई पे फोकस करें। कंटेंट पर एंड फोकस करो। यस सर, हाँ, डेफिनेटली। तो आपने हिस्ट्री के लिए जैसे आप बताया कि आपने मेरी जो पीडीएफ थी टेलीग्राम पे वो फॉलो करी थी, उनके अलावा जैसे आपने कुछ फॉलो किया, कोई बुक्स आप सजेस्ट करना चाहो कि बच्चे उनको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई अदर चैनल हो यूट्यूब पे जिसको वो लोग फॉलो कर सकें? आई मीन हमारा पर्पस वो है कि बच्चे को हेल्प होनी चाहिए, जो हमारे साथी हैं उनका भी होना चाहिए। तो आपने नोट्स के अलावा, हम मेरे नोट्स के अलावा कौन सी बुक्स पढ़ी थी वो चीज़? सर मैं एक्चुअली वही जो यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो फिर उसके ही मेरे जो क्लास नोट्स और जो मेरे पीडीएफ होते हैं उनको भी मैंने रिवाइज किया था बिफोर द एग्जाम। तो उसके लिए तो मैं विजन आईएएस का जो क्विक रिवीजन मॉड्यूल है वो फ्रीली अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे। वो दैट इज वन सोर्स, वो मैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स में भी वही रिवाइज करके ही जाती हूँ। तो वो एक और चीज मैंने एक्स्ट्रा ये जेआरएफ के लिए भी रिवाइज करी थी। हम्म, उन पीडीएफ्स में भी ये सारे जो स्पेक्ट्रम और जो यूजुअल उपिंदर सिंह, इन सब का कंटेंट उधर भी आपको मिल जाएगा। निकाल के दिया। मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट्स का एटलीस्ट वो काफी कंसाइज फॉर्म में, काफी छोटे उसमें लिखा है, तो वो जल्दी भी रिवाइज हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली आपके जो पीडीएफ थे उसमें तो और दूसरे बुक्स भी जो हैं, रेफरेंस बुक्स जो हम कहते हैं जेआरएफ के हाँ, स्पेसिफिक, उनका भी कंटेंट एकदम कंसाइज फॉर्म में था।
तो बिल्कुल। मेरे कम ही सोर्सेज थे, बस ये दो सोर्सेज ही थे, आपके पीडीएफ एंड जो मेरा विजन का क्विक रिवीजन मॉड्यूल। बट इनको ही मैंने अच्छे से कर लिया था कि यार इसमें से जो क्वेश्चन आए वो तो रॉन्ग ना हो वो एटलीस्ट। तो रॉन्ग ना हो, वही तो चीज मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द आपके नोट से आया, उसके लिए तो रिग्रेट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमको पता ही नहीं था, हमने वो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन जो चीज अपने पास है ऑलरेडी, और हमारी गलती की वजह से हमने वो पढ़ा नहीं, हमने उसको रिवाइज नहीं किया, अगर वो गलत हो गया तो उसके लिए रिग्रेट करना चाहिए। जैसा मैं हाँ करता था, मैं हमेशा एग्जाम से लौटता था और ऐसा लगता था यार ये क्वेश्चन मुझे आता था, मैं गलत कराया, ये क्वेश्चन आता था हाँ गलत कराया, और ये था मैंने पढ़ा था लेकिन गलत हो गया, तो उसके लिए रिग्रेट करना चाहिए। अच्छा, एक और यस सर। क्वेश्चन जो है वो अपने दोस्तों का आता है कि सबसे ज्यादा जो मुझे कमेंट्स एंड मैसेजेस आते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी के लिए सर क्या करें। तो सर ये हिस्टोरियोग्राफी के लिए मुझे भी, आपने क्या फॉलो किया, कुछ उसके लिए स्पेशल पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? सर मुझे भी बहुत इसका वो था। मैंने लास्ट मैसेज आई थिंक एग्जाम के पहले भी आपको वही यही किया था कि मैं हिस्टोरियंस कहाँ से कर लूँ, बिकॉज मेरे पास भी इसका कोई सोर्स मुझे मिल नहीं पाया। फिर अगेन उसके लिए भी आई कम्प्लीटली रिलायड ऑन पीवाईक्यूज, पहले तो पीवाईक्यूज के थ्रू और पीवाईक्यूज के उसमें जो मुझे मिल गया, एंड वही मॉक टेस्ट सॉल्यूशन में जो मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिल गए हिस्टोरियंस। एंड उसके बाद जो आपने लास्ट मोमेंट हमें एक वो देते हो रास्ते का सामान वाला रास्ते का जो पीडीएफ सामान। था। हाँ। हाँ मैं वही सर, फिर मैंने उसको भी चेस करना छोड़ दिया। इफ आई वाज नॉट गेटिंग एक कंसाइज में कहीं पे मिल जाए तो मैंने बस वीआईक्यूज करे, आपका वही एक वो जो पीडीएफ करी, रास्ते का एंड सामान दैट्स पढ़ा इट। था। हाँ यस सर। हाँ, क्योंकि देखो उसमें मुझे लगता है हिस्टोरियोग्राफी वाला सेक्शन है, उसमें बच्चे अपना दिमाग जो खपाते हैं ना कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मुझसे ये कहाँ से पढूं सर, और ये कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस पता नहीं चलता। तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने देखे हैं हिस्टोरियोग्राफी के, तो वो रिपीट होते हैं, है ना। इनडायरेक्टली हाँ। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, है ना, ये चीज। एंड इसके अलावा, और जैसे बताते हैं ना हिस्टोरियोग्राफी के लिए आप ई श्रीधरन पढ़ लो, तो एक अकेली मोटी किताब अगर मैं बताऊं आप उसके लिए पढ़ोगे, जैसे ये केसी श्रीवास्तव है, इस केसी श्रीवास्तव से आधी किताब है वो, और उसको आप हाँ। पढ़ोगे सिर्फ कितने के लिए, ओनली 5 क्वेश्चंस के लिए, और वो भी कभी कभी 5 आते हैं, वरना 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, 5 ही मान लो। हम्म। उसके लिए इतना टाइम देना मुझे नहीं लगता वो वर्थ इट है। तो उसके लिए कंसाइज पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, है ना, उससे हो जाता है यस पीवाईक्यू सर। से। एंड बाकी रास्ते के सामान में मैंने कुछ बना के दिया ही था, वो इसीलिए दिया था ताकि जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए उससे, तो हो जाए। अदरवाइज ठीक है। एंड स्ट्रेटेजी आपने जो है किस कैसे पीवाईक्यूज को सॉल्व करते थे आप? जैसे आप लोगों ने, आपने अगर मॉक टेस्ट लगाया कोई, तो उसमें आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से एक अपनी स्ट्रेटेजी रखते थे कि कैसे सॉल्व करना है वो? तब मैं सीक्वेंस में ही जाती थी, एंड सीक्वेंस में ही मैं ट्राई करती थी, मतलब जो फर्स्ट रीडिंग है मेरा मैं उसी में ट्राई करती थी कि मैक्सिमम मेरा जितने हो सकते हैं मैक्सिमम मैं आंसर कर दूं। एंड और वही होता था, जैसे आउट ऑफ मतलब मेरे सेकंड रीडिंग के लिए कुछ 20-30 क्वेश्चन ही बाकी रहते थे। फिर जो मेरी सेकंड रीडिंग होती थी जो एकदम ऐसे डिफिकल्ट या एकदम ही जिनमें आइडिया नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो मेरे लास्ट की रीडिंग में होते थे। एंड ये जो फ्रीक्वेंसी मेरी आई थिंक वीकली तो मैं एक पीवाईक्यू लगा ही लेती थी। समटाइम्स 2 टाइम्स इन द वीक भी मैं ट्राई करती थी, बिकॉज मेरा था कि मैं टेस्ट दूं मैक्सिमम, भले ही मेरा सिलेबस कितना ही खत्म हो रहा है कितना ही वो हो हम्म। रहा है। बिकॉज अगर मैं ऐसे वेट करूंगी कि नहीं मैं पूरा पढ़ लूं पहले फिर मैं सही पीवाईक्यू बात है। देने जाऊं, वो वाला स्टेज तो नहीं आता है प्रिपरेशन में, क्योंकि हमारा कोई एज सच सिलेबस नहीं है हिस्ट्री एग्जाम का। से एक दिन पहले तक भी लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, सिलेबस अभी स्टेज नहीं आता ही फिनिश नहीं होता है। है। हाँ यस, तो उस स्टेज का नहीं वेट करते हुए मैं स्टार्टिंग से ही मॉक्स और पीवाईक्यूज, मॉक्स के भी पहले पीवाईक्यूज शुड बी द प्रायोरिटी। तो हम्म। बाई वीकली या वंस इन वीक ऐसे था मेरा। हम्म। और जो क्वेश्चंस गलत होते थे उनको आप एक अलग से नोट कर देते कि मिस्टेक्स ये नोटबुक में। सेक्शंस मेरे वीक हैं, उनको दोबारा से पढ़ना है ना। ओके, यस तो सर। लास्ट मंथ में आपने कैसे प्रिपेयर किया था? लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटेजी थी? आप पीवाईक्यूज ही लगाते थे या फिर मॉक लगाते थे या फिर रिवीजन किया था आपने? तो मेरा मेन फोकस तो रिवीजन पर ही था, क्योंकि वही है, वो लास्ट मंथ में जितना आप रिवाइज करोगे वो एकदम इमीडिएट मेमोरी में आपके जाएगा। होता तो है। इसके लिए मैं वही जो आपके जो पीडीएफ्स थे मैंने वही ट्राई किया कि मैं 2 बार पूरे कंटेंट की रीडिंग ले लूं, सब मिला के एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हाँ, करके। तीनों को मिला के। एंड पीवाईक्यूज का जो मैंने मिस्टेक्स नोटबुक बना ली थी वो मैं बस रिवाइज कर रही थी उस टाइम पे। तो ये दोनों चीजें मैंने लास्ट में रखी। यानी कि जल्दी जल्दी पूरी हिस्ट्री कवर करना लास्ट मंथ में। यस सर। हम्म। वही।
तो ओके, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपकी बातचीत सुन के अच्छी लगी। एक लास्ट सजेशन आप अगर कुछ बताना चाहें हमारे चैनल के लिए, जिससे मतलब हम क्या और अच्छा करें ताकि और लोगों के नेट हो सकें, जेआरएफ हो सकें, कोई सजेशन आपकी तरफ से मेरे चैनल के लिए? नहीं सर, मुझे तो आपका चैनल काफी ऐसे टाइम पे मिला, बाई चांस ही यूट्यूब पे मिल गया। एंड आई मैंने तो बोला भी आपको वो कि मुझे तो ऐसे लगा कि बिल्कुल एकदम रे ऑफ होप जैसे आया है वो चैनल। तो मुझे तो काफी कुछ उसमें ये नहीं है। अगर कुछ ऐसे करना भी है तो अभी वही आपका भी कॉन्स्ट्रेन है, बट जो आपका सुपर 100 बैच है, जैसे मैं थोड़ा लेट आई थी तो तब तक वो शुरू हो चुका था ऑलरेडी। तो हाँ। मुझे नहीं मिल पाया उसके अंदर कि मैं उसमें एनरोल करके, वो मेरे लिए और ज्यादा बेटर होता। बट अगेन, अगर आप सिर्फ 100 ही स्टूडेंट्स पे फोकस रखना चाहते हो कि इतना मतलब नहीं है फिर बहुत सारे लोगों को लेके, एंड देन अगर आप फोकस नहीं कर पाओ। बट हम्म। अगर आप उसको ही थोड़ा 150 वन थोड़ा थर्टी तक ले जाए एक्सटेंड, तो हाँ। इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सटेंड करने की, क्योंकि बहुत 100 बच्चे हैं ना अपने पास, तो उनको मैं पर्सनली टाइम देता हूँ, उनको उनको व्हाट्सएप पे, हाँ। और हर एक का डाउट होता है उसको बताना मुझे। तो सब चीज़ पर्सनली होती है ना, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से बातचीत होती है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं। सामने वाला हाँ। टीचर भी अपने कनेक्टेड है एकदम, पूछ सकते हैं उससे कोई भी दिक्कत है तो इसलिए मैंने 100 रखा था। अदरवाइज इन फ्यूचर में हाँ। नेक्स्ट टाइम देखूंगा उसको, अगर एक्सटेंड होता है तो एक्सटेंड कर दूंगा उसको। ओके। यस सर, फिर और जैसा लोग आपने को भी बताया अभी कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो उसका क्या किया फिर, उसका अभी क्या है? सर अभी जैसे मेरा जब मेंस का रिजल्ट आया था इस बारी, एंड दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट एट यूपीएससी, बट इस बार भी मेरा मेंस का जो रिजल्ट नहीं क्लियर हो पाया मेंस, तो फिर मैं काफी डिसहार्टेंड हो गई थी उस चीज को लेके। तो आई पुट दैट प्रिपरेशन ऑन द पॉज, और उसको मैं एक्टिवली नहीं कर रही थी जेआरएफ के साथ ही। जैसे दोनों एग्जाम्स लेकर चलने वाला नहीं स्टेज था, बिकॉज वो थोड़ा पॉज पर ही थी प्रिपरेशन। बट ऑब्वियसली मैं उस लूप में भी हुई, वो भी मैं अभी अटेम्प्ट है मेरे दो बाकी, तो वो दूंगी मैं। तो उसके लिए सिर्फ मैं न्यूज़पेपर रीडिंग तक ही मैंने अपना टाइम निकाला था यूपीएससी अभी तो देने। आप अभी आपके पास वो बाकी अच्छा टाइम है, आप पूरा 100% उसको दे सकते हो। एंड फाइनेंशियली भी आपके पास अभी बैक है, हाँ सर, बैक वो सपोर्ट एक है आपके बहुत पास। इम्पोर्टेंट मेंटल एक ब्रेक मिल जाता है कि अगर आपके पास एक थोड़ा प्लान बी बन गया है इसके थ्रू, हाँ। तो व्हाई नॉट। एंड इवन एज अ प्लान ए, अगर यूपीएससी, क्योंकि वो सब तो एग्जाम्स और थोड़े ज्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो हाँ। ये एक एज अ फ्यूचर में आई कैन सी माई सेल्फ यही फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, प्रोफेसरशिप में, तो अच्छा है ये वाला भी काफी। नहीं, सही है। अभी आप फाइनेंशियली भी अपने इंडिपेंडेंट हो एंड पूरा टाइम दे सकते हो यूपीएससी को लेकर के, है ना? यस ओके। सर। ओके प्रियंका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपकी जर्नी को फील करके। ठीक है सर। और बहुत अच्छा करना आगे भी, कोई अगर दिक्कत आए आपको, रिसर्च में कोई दिक्कत आए, है ना, कुछ भी पूछना हो किसी भी चीज को लेकर के, मुझे बताना, मैं अपने हैंड से जो भी हेल्प कर पाऊंगा आपके लिए, वो हेल्प मेरी तरफ हम्म। से आपको मिलेगी। ओके। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये तो पूरे प्रिपरेशन में तो आई ऑल्सो टेक्सटेड यू सेम मैसेज कि मुझे तो नहीं, अगर आपका चैनल उस टाइम मिलता, वो सोर्सेज नहीं मिल जाते, बिकॉज हम लोग सोर्सेज भी नहीं पता लगते हैं ऐसे एग्जाम्स में हाँ। कि ये सोर्स वो सोर्स, ये चैनल वो चैनल। तो वो बहुत ऐसे एक ऐसे फॉर्चुनेट चीज हुई कि मैंने मुझे उस टाइम आपका ये मिल गया सपोर्ट, एंड देन उसके थ्रू ही आई वाज एबल टू सेल थ्रू। तो फॉर दैट तो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल। एंड आगे भी जो भी लगता है, जो भी हेल्प मुझे, बिकॉज अभी तो जर्नी बाकी ही, अभी तो ये स्टार्ट ही है जर्नी का स्टार्टिंग है एक्चुअली। अभी तो। हाँ, तो आई विल रीच आउट वेन एवर। ओके, आप कभी भी मुझे बताना जो भी चीज आपको पूछनी हो, उसकी नो ठीक है टेंशन। सर।